नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं बेहद खास मेहमान श्री SN कटियार साहब से। SN कटियार साहब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक तकनीकी पद से सेवानिवृत्त हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आपने लंबे समय तक कोल इंडिया को अपनी सेवाएं दी हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर से रिटायरमेंट तक की अपनी यात्रा हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की कृपा करें। मेरी बेसिक एजुकेशन ऋषिकेश में हुई। उसके बाद फिर मैंने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से इंटरमीडिएट किया। देन माइनिंग में मैंने स्कूल ऑफ माइंस से 1969 में इंजीनियरिंग की। उसके बाद बिरला कंपनी ज्वाइन की और ओरिएंट कोल्टी में, पहले प्राइवेट टाइम में बिरला कंपनी में ओरिएंट कोल्टी में गया। उसके बाद फिर इसमें पोदार्स एक्स सॉवलस ग्रुप हुआ करता था। ये प्राइवेट कंपनी का जमाना है, बिफोर नेशनलाइजेशन का 1970। उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने 72 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ परासिया में, सॉवलस कंपनी में, जो पोदार की कंपनी थी उस समय, एक्स सॉवलस। उसके बाद जो है फिर ये करते करते फिर WCL हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। नेशनलाइजेशन के बाद अप टू 90 तक परासिया पेंच में, कनान में रहा। डिफरेंट माइंस में काम किया, शिवपुरी और जो बाकी माइंस है, चांदा मेटा से शुरुआत की। उसके बाद फिर आया इधर SECL। वहां से फिर जो है 2005 में BCCL गया और 2008 मार्च में मैं एज ए डायरेक्टर BCCL रिटायर हुआ। और यही मेरा ये माइनिंग का एक रहा स्टे डिफरेंट जगह पर। और इसके बाद जब से रिटायर हुआ तब से नागपुर में ही हूँ। और नागपुर में जो है डिफरेंट अभी अपनी ही कंपनी से करके काम कर रहा हूँ। दैट इज कोचिंग एंड जो है कंसल्टेंसी, कोचिंग, माइनिंग प्लानिंग, डेवलपमेंट, माइनिंग रिलेटेड जॉब्स, प्लस इस हेल्थ रिलेशन में काम कर रहा हूँ अभी तक। सर, कोयला उद्योग को आगे बढ़ाने में मशीनीकरण की क्या भूमिका रही? चांसेस जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के बहुत खुल गए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन एक टाइम पर 35 टनर डंपर क्या ट्रक में कोयला भर के जाता था, और आज 350 टनर 420 टनर डंपर चल रहे हैं, बड़े बड़े ड्रैग लाइन चल रही है। प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। इंडस्ट्री में देखिए 3 जो है आपको इनपुट्स लगते हैं, मैन, मशीन और मनी। ये तीनों का अभाव रहता था उस जमाने में। चाहे नेशनल लेवल पे बोलो, कंपनी लेवल पे बोलो, जैसे यूनिट लेवल पे बोलो, सब जगह स्कैर्सिटी रहती थी। बड़े लिमिटेड रिसोर्सेस में काम करना पड़ता था। आज हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास उतने रिसोर्सेस हैं कि बड़ी बड़ी मशीन खरीद सके। मैकेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है कि प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट भी नहीं बढ़ी, बिकॉज कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यदि आज कॉस्ट बढ़ जाएगी तो एग्जिस्टेंस डाउटफुल हो जाएगा, सर्वाइवल। तो फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट रहना चाहिए इंडस्ट्री में। सर, कोयले की मांग हमेशा बढ़ती रही है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आपके समय में क्या चुनौतियां थी? आज के परिवेश में आप उन स्थितियों को कैसे देखते हैं? पहले जमाने में प्रोडक्शन की जो लेवल था वो बहुत कम हुआ करता था कंपेयर टू आज के। आज मैकेनाइजेशन हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लेवल उठा। और उस जमाने में शायद आप लोग सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुरी लेबर हुआ करते थे, प्राइवेट। जैसे आज आप आउटसोर्सिंग बोलते हैं, तो पहले भी वो तो एक गाड़ी भरने के लिए लोगों को कोयले को पीठ पे लाद के गाड़ी भरनी पड़ती थी। अंडरग्राउंड माइंस में जो है प्रोडक्शन की कैपेसिटी ही उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। मैनुअल लेबर था, एक गाड़ी भरने का उनका टारगेट हुआ करता था। इस तरह और डिफिकल्ट कंडीशंस होती थी, कनेक्टिविटी रोड की नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, और एक्सीडेंट रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उस जमाने में। इसके बाद धीरे धीरे मैकेनाइजेशन बढ़ा, सेफ्टी की तरफ ज्यादा लोगों ने ध्यान दिया। इसके लिए यूनियंस, उनका भी बहुत योगदान रहा इस माइनिंग इंडस्ट्री में वर्किंग कंडीशंस को, लाइफ स्टाइल को सुधरवाने में।
तो मैनेजमेंट और यूनियंस, मैं कहूंगा कि दोनों के प्रयास से आज जो हम माइनिंग इंडस्ट्री को देख रहे हैं, सेफ, इतनी फैसिलिटीज इस माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को मिल रही है कि हर जगह माइन में वाईफाई है, कनेक्शंस हैं, इंटरनेट कनेक्शंस हैं, जो लेटेस्ट अवेलेबल फैसिलिटीज हैं वो सारी हैं, रोड कनेक्टिविटी है, और ये सारी चीजें आज हमको अवेलेबल हैं, उस समय नहीं हुआ करती थी। और सही में उस समय मैं ये बड़ा प्राउड फील करता था कि यार मिलिट्री में जाने की मेरी इच्छा थी और माइनिंग में आया, तो माइनिंग की लाइफ को मिलिट्री की लाइफ से कभी कम नहीं समझता था। सर, आपको कोयला जगत में एक अनुशासित तथा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहते हैं? कोशिश ये है मेरी, मैं नहीं कहता कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, प्रयास है एक, सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे ग्राउंड में, पब्लिक में हवन प्रार्थना के लिए जाता हूँ, फिर हम लोग जो है फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, और एक अपना मैंने बनाया है नियम कि आधा घंटा मैं कॉलोनी में कितनी भी गंदगी हो कहीं पड़ी है, घास साफ करता हूँ कॉलोनी की, किसी के भी घर के सामने। उसको देख करके मैं आपको इतना बता देता हूँ कि लोगों को शर्म आती है और लोगों ने अपना अपना घर साफ रखना शुरू कर दिया। मेरी कॉलोनी में आप जाएंगे, कहीं गंदा नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा सा इनको शर्म आती है देख करके, तो अपने अपने घर के सामने करने लगते हैं, मेरे को देख के करने लगते हैं कि जो कुछ भी, और मैं उनका इंतजार नहीं करता। हम लोग करीब 1 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं। हॉस्पिटल, एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चला रहे हैं हम लोग, वहां जाता हूँ, 1-2 घंटे वहां पेशेंट्स की जानना, ये करना और रहता हूँ, और यहाँ 12 बजे से 2:30 बजे तक, 2:30 से 4 रेस्ट लेता हूँ, सोता हूँ 1 घंटा आराम से। उसके बाद 5 से फिर रात को 8:30 तक यहाँ बैठता हूँ। तो दिस इज माई डेली लाइफ। आखिरी गोली जो है मैंने 85 में खाई थी। 1985 में मैंने आखिरी दवाई खाई थी पेट दर्द की, और उसके बाद से जो मैंने ये लाइफ स्टाइल और ये जो योगा ये पकड़ा, भगवान की कृपा से अभी तक तो चल रहा है। इसमें साथ साथ जो है आपको जो सूक्ष्म शरीर है ना, आप जिसे बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ, अपने को होलिस्टिक हेल्थ के बारे में समझना होगा। मैं लेक्चर भी देता हूँ इसके, होलिस्टिक हेल्थ वगैरह के लोगों को। होलिस्टिक हेल्थ से मेरा मतलब कहने से यही है कि आप अपनी शरीर के लिए तो इतना कर रहे हैं दिन भर, बट आत्मा के लिए कर क्या रहे हैं, उसके उद्धार के लिए, उसको अलर्ट रखने के लिए क्या कर रहे हैं। कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। मतलब जो दुखी प्राणी हैं उनके दुख को मैं कैसे कम कर सकूं, अब यही कामना बची है। जेएन सिंह साहब जो एसडीपी थे, उनकी जब डेथ हुई तब लोग मुझे बोले कि ये काम करें, डीपी साहब के नाम से कुछ करिए। तो अभी अपन ने जेएन सिंह मेमोरियल हेल्पलाइन शुरू की है नागपुर में, कोल फैटर्निटी के लिए अपन वो काम कर रहे हैं। उसमें चाहे वो वर्कर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे सीएमडी हो, चाहे जो भी हो, किसी भी लेवल पे हो, उसके लिए एवरीबडी इज वेलकम देयर। माइनर्स हेल्पलाइन, बाय द माइनर्स फॉर द माइनर्स। तो वर्ड जो है माइनर्स, इसलिए माइनिंग इंडस्ट्री से जो कनेक्टेड लोग हैं आर माइनर्स। तो उस तरह से करके एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, और उसमें ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग जब यहाँ आते हैं तो उनके फैमिलीज को पहले हम हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर लें, और कांटेक्ट करके वहां पर उनके इंतजाम कर दें, एडमिशन का, दवाई का, जो भी आपका है। पैसा तो मेडिकल देते ही है, डब्ल्यूसीएल देता ही है, इतना अच्छा कोल इंडिया का मेडिकल फैसिलिटीज हैं, और वो सारी चीजें एडवांटेज मिलते हैं कोल इंडिया से। 34 जो हॉस्पिटल्स हैं नागपुर में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर्स को किया है। जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं नागपुर में जो सेटल हुए हैं, उन लोगों को 1-1, 2-2 हॉस्पिटल जो उनके घर के नजदीक हैं, ऐसे हॉस्पिटल में उनको अटैच हुआ है वॉलंटरली। दैट इज ए सेवा। और उसी के साथ साथ जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लोग जो ऐसी सेवा दे सकते हैं उनको किया हुआ है। तो ये सोसाइटी को जरूरी है, और उस जरूरत के लिए तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी आदमी डब्ल्यूसीएल में भी, अभी मैंने एरिया वाइज हर एरिया में करीब मेरे पास लिस्ट है, तो उसमें नाम दिया मैंने, सर्कुलेट किए हुए इनको, और उस नंबर पे वो खबर कर दें तो यहां से फिर हम कोऑर्डिनेट कर देंगे उनको
यहाँ रिसीव करने का, यहाँ जो भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको करने का। तो मैं अब ये लाइन के साथ साथ मैं एक जैसे हॉबी में जैसे कोई दूसरा पकड़ते हैं, तो मेरी हॉबी जो है, वो पैशन जो है, वो नेचुरोपैथी। बहुत लोगों को ये अभी लोग फील कर रहे हैं कि वो तालियां बजा के ठीक हो रहे हैं। बहुत लोग डिफरेंट जो चीजें मैं उनको बता रहा हूँ, जो चीजें हैं, और वो सिंपल लाइफ स्टाइल से ठीक हो रहे हैं, कुछ नहीं। अभी 357 डिजीजेज का नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उसके जैसे अपन माइनिंग भाषा में एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है, उस तरह से मैं उनका नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में कैसे उनके प्रोसीजर्स वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो डिजीज में क्या डाइट लेंगे, क्या हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का एक एक एसओपी होगा। और वो जो बुक होगी उसमें ये बना रहे हैं कि जैसे जो ट्रीटमेंट है उसका फोटो कैसा दिखता है, जिससे देखते ही समझ में आ जाए कि ये ट्रीटमेंट करना है। हर्बल मेडिसिन पे एक मैंने 100 मेडिसिन का एक बुक लिखा है। 5 बुक हो गई मेरी अभी नेचुरोपैथी में कंप्लीट। तो अभी मेरा को जितना समय दिन में मिलता है, 3-4 घंटे जो भी मिलते हैं, मैं नेचुरोपैथी पढ़ता हूं और नेचुरोपैथी करता हूं। डिसिप्लिन वर्ड और सेल्फ डिसिप्लिन, 2 वर्ड में अंतर है। सेल्फ डिसिप्लिन क्या हुआ कि जो आप अपनी इच्छा से डिसिप्लिन में रहते हैं, दैट इज जो कानून है, देश का कानून है तो मानेंगे, कंपनी का कानून है तो मानेंगे, और हमारे अंदर हम अपनी इच्छा से ही मानेंगे, तो उसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। और जब हम सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके काम करते हैं तो थकते नहीं हैं। आपको खुद की अपनी पहचान खुद बनानी है, और पहचान तभी बनेगी कि जब आप कोई एक ऐसे काम करेंगे। हम लोग दुनिया में बहुत लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन किसी की याद नहीं रहती। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको एक समय के लिए आप सड़क पे चलते कभी देख लेते हैं, और घर जाके फिर आते हैं, यार एक आदमी मिला था, वो कैसा था। तो खुद की पर्सनैलिटी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो लोग याद करें। मतलब एक चीज होती है कि हमने तो समाज से बहुत लिया, कंपनी से बहुत लिया, कंपनी ने हमको तनख्वाह दी, कंपनी ने हमको पाला पोसा, हमारे बच्चे ठीक किए, इसलिए आज हम इस जगह पर बैठे हैं। आज लेकिन हमने क्या दिया? यू फील वेरी प्राउड कि आप WCL में काम कर रहे हैं, कोल इंडिया में काम कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है कहने में। लेकिन साथ में भी हम लोग ये सोच लें कि क्या WCL को भी हम पे गर्व है कि नहीं, बोथ वेज, तो समझिए आपका काम चल गया। तो इस तरह से एक अच्छा माहौल बनता है और अच्छा काम करने का चला। तो यही जिंदगी में थोड़ा बहुत चला है और काम करने की कोशिश की है। पहले ये भी कहा जाता था कि मंदिर जो है वो पहाड़ पर हुआ करते थे, तो क्या होता था, भगवान के पास जाने में आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी, तो थकान होती थी, तब जाकर के आप वहां गोल पे पहुंच पाते थे। आज अपनी जिंदगी में भी हम लोग को ऐसा समझना चाहिए कि जिस काम में ज्यादा चैलेंजिंग है, और यदि आपने उस काम को चैलेंज लेके एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ये ले लिया दिल में, और फिर आपने मेहनत करके उसको अचीव किया, तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और जब सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा लगेगा तो आप मोटिवेट होते हो। सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जो है, फिर आपको एक, चूंकि आपको माइनिंग इंडस्ट्री एक लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में लीडरशिप चाहिए। एक लोग ये कह सके, हर आदमी की जिंदगी में एक ख्वाहिश होती है कि मैं कैसा बनूं, किसकी तरह बनूं। तो जो किसकी तरह बनूं है, वो यदि जनता ये सोचने लगे कि आपकी तरह बनूं, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप होती चली जाएगी। सर, आप माइनिंग इंडस्ट्री में पूर्व में और आज के समय में क्या फर्क महसूस करते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। इतने दिन WCL में रहा, उस WCL और आज के WCL में बहुत अंतर है। WCL में क्या हुआ है कि ये जो विज्ञान को लेकर के, जो टेक्नोलॉजी को लेकर के, जो अंडरग्राउंड की जो प्रॉब्लम्स थी, उनको लेकर के ओपन कास्ट में कन्वर्ट हुआ। बहुत से प्रोजेक्ट्स आ गए, नए नए प्रोजेक्ट्स आए, और नए नए प्रोजेक्ट्स आने के बाद जिस तरह से इसकी प्रोडक्शन ग्रोथ हुई है, ये हम लोग के लिए तो बियॉन्ड इमेजिनेबल। पूरी टीम जो WCL की है,
उस टीम बधाई के पात्र हैं वो, और उसके लिए आज मैं शुभकामनाएं कर देता हूं WCL को। और बहुत ही बढ़िया यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया कर रही है। यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, CMD साहब हैं, वो सारे लोग मिलकर के सही दिशा, सही निर्देशन दे रहे हैं एरियाज को। और एरियाज में भी लोग, जो मैं बात करता हूं कभी कभी लोगों से, तो इंथुजियास्ट लगते हैं। उत्साह बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। और इसमें से जो आप ये प्रयास कर रहे हो, संवाद का जो प्रयास कर रहे हैं आप, तो उसका प्रयास भी उसमें सहायक होगा। इंटरैक्शन बिटवीन 1 to 1, इट कैन बी 1 to 1 एंड 1 to many। तो ये जो आपका जो कंपनी लेवल पे है, दैट इज 1 to many। और ये अपॉर्चुनिटी कि जो मेरी सोच है वो दुनिया तक पहुंच जाए, बहुत मुश्किल काम जो आप कर रहे हो, बहुत मुश्किल काम है ये। तो आपने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को, कि एक ड्राइवर की बच्ची थी जिसके रिकॉर्ड में गए और उनका आपने उसका बनाया, तो ऐसे लोगों के बारे में पब्लिक को पता लगे, इससे दो फायदे हैं। एक तो फायदा होता है इंडिविजुअल का, दूसरों को तारें खुद तर जाए। तो वो चीज जो है, वो लोग जिसके बारे में आपने वो किया, वो मोटिवेटेड होगी लड़की, उसका उत्साह बढ़ेगा, उसका WCL ऑर्गेनाइजेशन पे फेथ बढ़ेगा, ट्रस्ट। उसका ही फेथ नहीं बढ़ेगा, आपने उसके चलते कितने लोगों को जोड़ लिया, क्योंकि उसके फादर काम कर रहे हैं, उसके रिलेशन में काम करते होंगे, फादर के दोस्त होंगे, दे ऑल बिकम लॉयल टू दी कंपनी। दिस इज ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट जिसके रिटर्न बहुत है, जिसको चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं ना, उसके साथ साथ कंपनी को रिटर्न मिलेगा। इसका कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ेगा। ये सारी चीजें जो कंपनी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, वो सारी चीजें IR बेटर होगा। मेरे टाइम में एक बार तो ऐसा हुआ कि एक आदमी ने मुझसे बोला, कुछ पानी का प्रॉब्लम था, तो मुझे आदमी ने, एक नेताजी ने आकर के बोला कि सर वो पानी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हम खाली घड़े लेकर के अभी प्रदर्शन के लिए आते हैं। तो मैंने कहा लिया, वो गया और बैठा रहा, घूम के कॉलोनी में आ गया वापस राखी कोल में। और वो, मैंने कहा भाई, मैंने आदमी भेजा, मैंने कहा उसको बोलना देर लग रही तो मैं आदमी दे देता हूँ, मैं आदमी भिजवा देता हूँ। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने क्या हुआ भाई, तो 4-6 लड़के पकड़ के ले आया। तो जैसे ही लड़कों ने मुझे देखा, मैंने कैसे आए, और बोले अंकल ये लेके आए, और वो लड़के वापस भाग गए। अब वो रह गया अकेला। जब अकेला रह गया तो मैंने कहा एक काम करो, तुमसे नहीं होगा, जाओ ठेले पे जाओ। मैंने चौकीदार को बोला कि ठेले पे जाओ और वहां बोलना कि साहब बुला रहे हैं। तो वो सारे आदमी आए, तो मैंने उनको समझाया, मैंने देखो यार ये इतने देर से कोशिश कर रहा है, इसको आदमी नहीं मिल रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम लोग इसके साथ से बोलो क्या तकलीफ है। तो उन्होंने उसको डांटा, और उसके बाद तो मैंने कहा यार मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अभी आज के बाद पानी की प्रॉब्लम तो ही देखेगा। नाउ यू आर द इंचार्ज फॉर द वाटर। तो क्या है कि यदि आपका कंपनी के लोगों के साथ रिलेशंस ऐसे बन चुके हैं, तो रिलेशंस जब डेवलप होते हैं तो ही चलता है। तो ये जो संवाद आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वर्कर को, बच्ची को फायदा है, मोटिवेट होगी, और कंपनी को कितना फायदा है। दूसरा, ये तो हो गया कंपनी और वर्क। तीसरा क्या, और जैसे बोलते हैं ना, वी शुड थिंक ऑफ द थिंग्स। कोई भी काम, गांधी जी ने भी यही बोला है कि जब करो तो ये पूछो कि समाज को इससे क्या फायदा है। तो समाज को इससे इतना फायदा है कि उनके जो लड़के जो इधर उधर फालतू घूम रहे हैं, वो इस बच्ची को देख करके मोटिवेट होंगे और अच्छे लाइन पे जाएंगे, अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स जो आपसे जुड़े हुए हैं, सबको इसमें फायदा है। ये चीजें बहुत अच्छी है, एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और विश यू ऑल सक्सेस। एक रिटायर क्यों होता है आदमी? रिटायर इसलिए नहीं होता है कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई, रिटायर इसलिए नहीं होता कि वो काम नहीं कर सकता, रिटायर इसलिए होता है कि यदि वो रिटायर नहीं होगा तो जॉब क्रिएट नहीं होंगे, आने वाले बच्चे जो है उनको काम नहीं मिलेगा। और अभी सफिशिएंट आपके पास पैसा, इतना सेविंग हो जाना चाहिए इस एज आने तक कि आप अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ में जो है वो अपना हॉबी है और अच्छे समाज के लिए जुड़ सकें।
समझिए आपकी वो लाइफ पूरी हो गई, गृहस्थ भी पूरा कर लिया, सर्विस भी पूरी कर ली, अभी आपको वानप्रस्थ की तरफ जाना होगा। वानप्रस्थ की तरफ मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे आपको फैमिली से अटैचमेंट कम करते जाना पड़ेगा। मतलब आपको फैमिली से अटैचमेंट कम करते जाने को मैं इस तरह से बोलता हूं कि आपको अपनी फैमिली बड़ी करनी पड़ेगी। बड़ी करने का मतलब जो पहले इस चार दीवारी के अंदर, एक घर के अंदर आपकी फैमिली समझ रहे थे, वो नहीं है। अभी आप अपनी कॉलोनी को फैमिली बना लो, अपने शहर को फैमिली बना लो। फैमिली के लिए जब आप काम करते हो तो गलत काम नहीं कर सकते, उनका नुकसान नहीं देख सकते। तो इसका मतलब जो दिल से काम करो। मैं एक बेसिक चीज बता दूं कि आपको जिस फैमिली में आप हैं उस फैमिली में सारे लोग ऑफिसर नहीं है। कोई ऑफिसर है, कोई वर्कर है, कोई किसान है, कोई लेबर है, कोई कुछ है। घर में आते हैं तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ये नहीं देखते और उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब हम इसको कोल इंडिया हो या WCL हो, मेरा हमेशा फीलिंग ये रही है कि जब या तो हम इसको फैमिली कहना छोड़ दें, और यदि हम फैमिली कहते हैं तो फिर हमारी वो फीलिंग कहां चली जाती है जब उनसे डील करते हैं। तो मैं यूनियन हो, वर्कर हो या जो भी साथी मेरे थे, मैंने हमेशा आज भी समाज में भी जहां रह रहा हूं वहां पर भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई यदि हम एक फैमिली हैं तो हम लोग एक दूसरे की केयर लेके चलें। माइंस के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपके घर में लोग बुजुर्ग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो क्या उनकी इज्जत नहीं करते? तो आज आप मैनेजर बन गए हो, GM बन गए हो, लेकिन जो पुराने वर्कर्स हैं वो आपके घर के बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, तो उनकी उम्र की इज्जत करो। उसी समय फिर यूनियन को और वर्कर्स को मैं यही बोल रहा था कि भाई यदि आपका बेटा जो है पास करता है और साहब बन जाता है तो आपको खुशी नहीं होती क्या? तो इसमें अपने उस बेटे का रूप क्यों नहीं देख रहे हैं आप? जो आपका मैनेजर आया, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि मैनेजर बहुत डांटता है, मैनेजर बहुत ये करता है, तो ये समझ रहे हैं। बट इसके साथ साथ वो मैनेजर भी तो किसी का बेटा है, वो आपका क्यों नहीं हो सकता जबकि आपकी फैमिली है? तो यदि हम ये दोनों आपस में कर लें तो कभी कोई रिलेशन खराब नहीं होंगे। मेरा एक सपना है, खुशी होगी बड़ी अच्छी से, आज किसी भी कंपनी में चाहे WCL जहां भी एक परिवार की तरह हम रह सकें, सुख दुख में भागीदारी बन सके, बहुत बढ़िया लगेगा। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे WCL परिवार, कोयला जगत के लोगों के साथ साझा किए। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। सभी को शुभकामनाएं और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही मेरी शुभकामनाएं। साथियों, आपने WCL संवाद को भरपूर प्यार दिया, खूब सराहा। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए आपके सुझाव हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।